नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका प्री टारगेट बैच 2025 की आज की इस क्लास में। हमारे द्वारा आपको हर संभव प्रयास किया जा रहा है जिसके माध्यम से स्पेसिफिक क्लासेस आपको दी जाएं। ये क्लासेस उन टॉपिक्स पर ज्यादा स्पेसिफिक हैं जिसके आधार पर आपको एग्जाम में एक प्रश्न बिल्कुल मिलना चाहिए, ऐसा मेरा प्रयास है। इसलिए आज इस दिशा में क्लास नंबर 18 है, जहां पर मैं आपको भारत के या भारत के भूगोल के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको करवाऊंगा। आप संपूर्ण क्लास को विस्तार पूर्वक देखना, पेन पेपर लेके बैठ जाओ यदि आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हो। उसी के साथ साथ आपको यदि इस कोर्स की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपसे कहूंगा कोर्स को ज्वाइन कर लो। पीडीएफ में आपको सिर्फ पढ़ना रह जाएगा। यहाँ पर यदि आप लिखने भी जाएंगे ना, यदि कुछ विद्यार्थी देखो 100-200 रुपए इतने बड़े नहीं होते हैं, पर यदि आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मैंने बड़ी सिस्टमेटिक पीडीएफ करके रखी है जिसके बेसिस पे आपको सिर्फ पढ़ना रह जाएगा, तो मेहनत कम लगेगी और आउटपुट ज्यादा मिलेगा। बाकी फिर आपका निर्णय है, आपको क्या करना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ये जो सेशन है भारत का परिचय, जिसमें हम सभी एग्जाम के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न एक जगह करके देखने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल कुमार गर्ग और मेरे द्वारा आपके लिए प्री टारगेट बैच 2025 को प्रारंभ किया गया है। चलिए सब लोग जुड़ जाइए। तब तक सभी का स्वागत है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। जब तक मैं आगे की जानकारी देता हूं, आप सारे लोग जैसे जैसे जुड़ते जा रहे हैं तब तक सेशन को आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए, हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। गूगल प्ले स्टोर पर हमारा जो एप्लीकेशन है वो आपको किया के नाम से मिलता है। किसके नाम से मिलता है? अभी किया के नाम से, KIA के नाम से सर्च करिए गूगल प्ले स्टोर पे। यदि आपको सर्च करने में दिक्कत आ रही है तो ये एप्लीकेशन के लिंक है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। समझ गए बात को? या इसी क्लास का डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहां पे मिल जाएगी। अब बोलोगे सर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के कुछ फायदे हैं क्या? मैं कहूंगा जी हाँ। आप लंबी लंबी क्लासेस यूट्यूब में देखते हैं, डेटा खर्च करते हैं, समय खराब करते हैं। उससे बचाने के लिए मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक कंटेंट यहाँ पर दे दिए हैं कि आपको सिर्फ इन क्लासेस को पढ़ना है, समझना है और अपने पेपर को तैयार कर लेना है। ये कंटेंट फ्री मटेरियल के तौर पे आप जैसे ही एप्लीकेशन में लॉग इन करोगे, इधर लेफ्ट वाले पोर्शन में देखो कोर्स कंटेंट, इस तरीके से आपको मिलेगा। सेकंड वाले पे ही चले जाना। आप एप्लीकेशन लॉग इन करने के बाद आप कंटेंट पे जाओगे, कंटेंट के बाद फ्री मटेरियल। ये देखो फ्री मटेरियल में कितना दे रखा है। आपको एमसीयू क्लासेस की पीडीएफ मिलेंगी यहाँ पर, जिसमें डिस्क्रिप्शन के साथ सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। उसके बाद 700 प्लस करंट अफेयर्स आपको जो है, मतलब 850 है मेरे हिसाब से, तो 700 प्लस मैंने लिख के रखे हैं। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर जो है नया डेटा जो है रोजगार और निर्माण का, वो भी ऐड कर दिया है, वो भी आपको मिल जाएगा। यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे ही मिलती है। पीवाईक्यूज पिछले ईयर्स के, उसमें बाद फाइनल आंसर के साथ मिल जाएंगे। तो ये सब आपकी मेहनत बच जाएगी। अन्यथा आपको ज्यादा मेहनत करना है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। दो तरीके हैं, एक स्मार्ट वर्क का, एक हार्ड वर्क का। फिलहाल जमाना स्मार्ट वर्क का है। मैं आपसे कहूंगा कि अच्छे से पढ़ लो और पास हो जाओ। बाकी फिर निर्णय तो आपका ही रहेगा। चलिए शुरू करा जाए। बिल्कुल, अब मैं एक एक करके शुरू कर रहा हूं। बिल्कुल, सभी प्यारे अभ्यर्थी मेरे साथ जो दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं उनका धन्यवाद। मेरे चैनल में जो नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं उनका धन्यवाद। जो अपने मित्रों के साथ हमारे चैनल को शेयर कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ में सहयोग कर रहे हैं, उनको हृदय से धन्यवाद। तो यह संपूर्ण संस्थान आपके लिए है। यदि कभी भी डाउट आपके मन में आए तो मैं कहूंगा इस चैनल का इंट्रो वाला पेज पढ़ लो एक बार, आपको संपूर्ण कहानी समझ में आ जाएगी। चलिए शुरुआत करी जाए मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल, तो बात होती है भारत एक परिचय, राजनीतिक। अभी मैं परिचय आपको समझा रहा हूं। देश का नाम तो ये आपको पता होगा, रिपब्लिक ऑफ इंडिया या भारत गणराज्य। राजधानी, भारत आजाद कब हो रहा है, यहां से शुरू होता है। एक प्रश्न आपसे बना लेगा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। आप क्या बोलोगे? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूपेण भारतीय संविधान क्या हो गया? लागू हो गया। दूसरा बच्चों, भारत का मतलब किस तरीके से विभाजन है, तो देखो 28 राज्य वर्तमान में और 8 संघ राज्य क्षेत्र। समझ गए? जनसंख्या लगभग जो है 1.21 जो है, आपको पता है 121 करोड़ की बात होती है। अब हालांकि जो नवीनतम डेटा चूंकि नहीं आया है तो आपको काम तो इसी से चलाना पड़ेगा, पर अब लगभग 140 करोड़ ऐसा बोला जा रहा है। साक्षरता दर यदि पूछ ले, देखो ये सारे वो फैक्ट है ना, मैं आपको बताऊं जो एग्जाम में बिल्कुल आएंगे। तो आपसे पूछ ले एग्जामिनर प्री में कि बताइए साक्षरता दर कितनी है भारत की, तो आप बोलोगे 73%। यदि पुरुषों की इसमें बात करें तो 80% है, और महिलाओं की यदि बात करें तो 64.6% है। तो ये भी आंसर बता दीजिए।
लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों के बीच में मापा जाता है प्यारे बच्चों, अर्थात 1000 महिलाओं पुरुषों के बीच में जो है महिलाओं की संख्या कितनी है, इसको जो है आप यहाँ पर मापते हैं। तो ये है आपका 943 कितना है, यदि आपसे पूछ ले भारत का लिंगानुपात कितना है तो ये आंसर हो जाना चाहिए। जनघनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 382। ध्यान से सुनते चलना। यदि बात करें कि ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का विभाजन कैसे है, तो आप बोलोगे लगभग मान के चलो 69 लोग जो हैं वो क्या हो गए, गांव वाले हो गए। तो बचे कितने, आपको पता होगा कि इस तरीके से 31 लोग बचे कैसे, शहर वाले। पर एग्जैक्ट परसेंट पूछे तो ये बता देना। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये मत सोचना ये बहुत नॉमिनल फैक्ट है, मैं आपको बोल रहा हूँ यही फैक्ट आपको उलझाते हैं और यही फैक्ट आपको फेल भी करवा जाते हैं। आप होशियारी में पड़ जाते हो कई बार और ऊपर ऊपर पढ़ पढ़ के भाग जाते हो। जी नहीं, ये फैक्चुअल है, प्री फैक्चुअल है, प्री फैक्चुअल है। फिर से बोल रहा हूँ इसलिए ताकि आप समझे मेरी बात। तो जितना फैक्ट्स पढ़ेंगे उतना आपको रिवाइज करना है और उतना ही आपको मेमोराइज करना है, जिससे आप सारी चीजें याद रखें और आंसर सही टिक करके आए। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा जिसको हम निम्न सदन के तौर पे जानते हैं, तो लोकसभा के संदर्भ में जो है आप समझ लीजिए कि वर्तमान में 543 सीटें हैं, जबकि अधिकतम हो सकती हैं 550। इसी आधार पर मेरे प्यारे बच्चों एक बात डिसाइड पूछी जाती है आपसे कि कोरम क्या है, समझना। कोरम या गणपूर्ति, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं समझ जाऊंगा तुमको पता है। आपसे पूछे भारत में लोकसभा का कोरम क्या है तो क्या आंसर दोगे? ठीक है, चलो। तो भारत में लोकसभा के कोरम के संदर्भ में बात होगी, वह न्यूनतम संख्या जिसके आधार पर अध्यक्ष पीठासीन होता है, यह 1/10 होती है बच्चों। कितनी होती है? 1/10। तो टोटल या अधिकतम कितना हो सकता है? 550। तो 550 का 1/10 कितना हुआ? 55। कितना हो गया? 55। ये हो गया आसान, देखो। ऐसे ही आपसे यदि पूछ ले कि उच्च राज्यसभा जो कि उच्च सदन के तौर पर जाना जाता है, वर्तमान सीट कितनी है, तो आप बोलोगे 245। अधिकतम कितनी हो सकती है? 250। तो कोरम कितना हो गया? 25। कोरम कितना हो जाएगा? 25। एक एक प्रश्न पूछेगा, एक एक जवाब देते चलना। मैं पॉलिटी भी आपको करा दूंगा, समझ गए बात को। सरकार का प्रकार जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना। इस पर अभी इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से नहीं पूछ रहा है, पर मैं आगे बढ़ता हूँ। पक्षी तो पता है, कमल ये भी ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर, गंगा डॉल्फिन, वंदे मातरम ठीक है। इनको एक बार देख लेना बच्चों, यहाँ से इतना तो नहीं बनेगा। जो जो बनेगा उस पर मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है। आप ऐसे समझ लो लोकसभा राज्यसभा यहाँ तक आपको जो है इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। तो एक देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ एक अकेले पेज से कितने प्रश्न बन सकते हैं? आपको 7 बनने की समय, टोटल 7 एक जगह नहीं बनेंगे, पर इन 7 में से एक ना एक देखने को मिल जाएगा। अब आपके स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, एक बार भारत का मैप देखो अच्छे से, उसके बाद मैं इसके पीछे आपको कारण बता रहा हूँ। बिल्कुल, जो लोग नए जुड़े हैं, बीच में जुड़े हैं, उनका धन्यवाद मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। इसी प्रकार अपना प्रेम बढ़ाएं और जो है आज खुद से सोचें, हम ज्योग्राफी की क्लास भी आपको दे रहे हैं। मैंने आपको एक कंप्यूटर की क्लास भी इसमें दे दी है, एमपी की क्लास भी दे दी है, और आने वाले समय में मैं आपको साइंस इत्यादि की क्लास भी यहाँ से दूंगा ही दूंगा। समझ गए बात को? जिसमें आपको बहुत कुछ बनेगा। करंट अफेयर्स भी मैंने अभी इसके पहले वाली क्लास में आपको दे दिया है। ठीक, चलो आगे बढ़ा जाए। ठीक, तो भारत का मैप दिखाने के पीछे कारण ये है बच्चों, कई बार क्या है ना, वो एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूं एक क्वेश्चन देखो वो कहां से बनाता है, इस बात को समझो। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस बात को पूरा याद रखेंगे सारे लोग। ये वाला पोर्शन पीएससी का जो है ना फेवरेट है। ये वाला पोर्शन पीएससी का फेवरेट है। इसी के साथ साथ मणिपुर जो है ना, जिसने मणिपुर को नहीं पढ़ा, समझ जाओ आपका एक क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा। तो मैं कहूंगा आप मणिपुर से 100% आपको एक प्रश्न आने वाला है। मणिपुर को अच्छे से डिटेल में पढ़ लो, लोकेशन समझ लो मणिपुर की कहाँ है, किस जो दूसरे राज्य से जो है इसकी राज्यों से इसके साथ सीमाएं साझा हो रही हैं मणिपुर की, ये प्रश्न बना लेगा। उसी के साथ साथ दूसरा देश यहाँ पर कौन सा लगा हुआ है, ये प्रश्न आपको बना लेगा मेरे प्यारे बच्चों। मणिपुर की जो है भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक व्यवस्था, किस कारण यहाँ पर जो है अभी मणिपुर जो है अशांत है, अफसपा क्या होता है आपने सुना होगा, इस पर प्रश्न बनेगा यहाँ से। तो मणिपुर का एक प्रश्न पक्का।
समझ गए बात को? तो जिसने मणिपुर नहीं पढ़ा वो समझ जाओ एक प्रश्न छोड़ के आने वाला। उसी के साथ साथ ये सेवन सिस्टर वाला एरिया कहलाता है। सिक्किम भी जो है, सिक्किम का साथ, सिक्किम के साथ हमारे जो ऐसे हैं एक तरीके से कि सिक्किम में आपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में सुना होगा, वो यहाँ पर है। सिक्किम में दो प्रकार के जो है आपको देखने को मिलते हैं दर्रे। जैसे ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, क्या बता देता हूँ ट्रिक। सिक्किम में नाज, क्या है ट्रिक? सिक्किम में नाज। तो नाज से क्या होगा? सिक्किम में नाज, नाज से क्या होगा? नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। और जे से क्या हो जाएगा? जेलेपला दर्रा। इस तरीके से तो पूछ ले कि नाथुला और जेलेपला दर्रा जो है कहाँ पर है, तो आप क्या आंसर दे दोगे? इस तरीके से जो है बहुत सारे प्रश्न है। एक एक मैं यदि करने जाऊंगा तो मुझे एक अकेला सेशन इस पे लग सकता है, पर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। जो मेन कंटेंट है उस पर चर्चा करते हैं। देखो, भारत की भौगोलिक स्थिति की चर्चा करें तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। समझ गए बात को? उसी के साथ भौगोलिक निर्देशांक की बात करें देखो, तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ये डेटा याद होना चाहिए। समझ गए बात को? तो इसको जो है 4 डिग्री जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट जो है आपका जो है उत्तर ये फैला हुआ है। मतलब 8.4 नॉर्थ और 37.6 नॉर्थ में ये जो है मुख्य भूमि फैली हुई है। तो उत्तरी अक्षांश की बात हो गई। उसके बाद देशांतर की बात करते हैं तो देखो 68.7, उसके बाद अपना 97.25 जो है आपका ये हो गया पूर्वी देशांतर की बात हो गई। तो इस तरीके से भारत जो है अपनी जो स्थिति है, भारत की जो स्थिति है, अभी मैं इसको भी डिस्क्राइब कर रहा हूं। हमने इसको यहां से लेकर यहां तक का पॉइंट समझ लिया, समझ लो मोटे तौर पे, और यहां से लेकर यहां तक के पॉइंट को जो है हमने इसको समझ लिया इस पॉइंट पे। समझे बात को? उसके बाद भारत की मानक समय रेखा जो है 5.5 घंटे जो है आगे चलती है। आप इस बात को थोड़ा सा याद रखना। समझ गए कितना? 5.5। तो कभी कभी इस तरीके से भी लिख देता है, कंफ्यूज नहीं होना। क्षेत्रफल आपको पता होगा 32,87,400 जो है 469 किलोमीटर है। समुद्र तट जो है पूरा, मतलब एक तरीके से समुद्री सीमा की बात हो रही है मोटे तौर पे, तो 7516.60 किलोमीटर भारत की समुद्री सीमा हो गई। जलवायु उष्ण और उपोष्ण कटिबंधी, सामान्य शब्दों में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत के पड़ोसी देश जो है मेरे प्यारे बच्चों, इनकी भी चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर पे अपन। तो इसका नाम है आपका सार्क कंट्रीज, जैसे अपन मोटे तौर पे कभी कभी पढ़ते हैं, ऐसा समझ लो। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। समझे बात को? इनकी ट्रिक याद करनी हो ना, तो ट्रिक मैंने, आप इसी यूट्यूब चैनल को चेक करो, थोड़ा सा कष्ट करा करो। देखो थोड़ा सा आपके लिए मैं बहुत कुछ कर देता हूँ। आपको बहुत सारी ट्रिक्स मैंने डाल दी हैं, इतनी ट्रिक्स आपको कोई नहीं बताएगा। और फटाफट याद करने वाले की फैक्ट याद करवा दिए। वो की फैक्ट कहाँ मिलेंगे आपको? देखो मैं आपको वो की फैक्ट के बारे में फटाफट बताता हूँ। ये की फैक्ट के लिए आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, यूट्यूब चैनल सर्च करना है। यूट्यूब चैनल किस नाम से? हमारा कुश आईएएस एकेडमी के नाम से, कुश आईएएस एकेडमी के नाम से। इसमें आप शॉर्ट्स पे जाओ, शॉर्ट्स डाले जाते हैं ना, उन शॉर्ट्स पे जाके चेक करो। इतने सारी ट्रिक्स मैंने डाल दी है। मेरे को लग रहा था, एक दिन मैं काउंट कर रहा था तो लगभग 40 हो रही थी। कितनी हो रही थी? 40 हो रही। अभी तो 40 है, अभी मैं और स्पीड दूंगा आपको। उसके बाद भारत में उद्गमित और भारत में ही कहीं ना कहीं मिलने वाली मोट सबसे लंबी नदी जो है उसका नाम है गंगा, जिसकी लगभग लंबाई मानी जाती है 25-25 किलोमीटर। तो एक तरीके से एक प्रश्न ये भी बना लेगा कि भारत में उद्गमित होने वाली, और भारत में ही एक तरीके से अपन क्या बोल देंगे, भारत में ही इसका जो है क्या बोलना चाहिए, वो होगा एक तरीके से मुहाना। तो आपको यदि पूछेगा तो वो नदी आप बोलोगे गंगा नदी, जिसकी लंबाई कुल है 25-25 किलोमीटर। भारत की सर्वोच्च चोटी गार्डविन आस्टीन केटू के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? केटू के नाम से। प्रमुख नदियां गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा इत्यादि आती हैं। कुल द्वीप हैं अंडमान और निकोबार में 572, लक्षद्वीप में है जो है 36। राष्ट्रीय पार्क जो है 2023 तक की जो स्थिति थी, हालांकि अपडेट हो गया है, अब इसमें ज्यादा संख्या आपको देखने को मिलेगी। रामसर स्थल जो है, तो ये तो सही है बच्चों, रामसर स्थल लगभग आपके इतने ही हैं। बाघ रिजर्व भी अब बढ़ गए हैं, 56 हो गए हैं। घासीदास जो है आपको पता होगा, घासीदास, ठीक है ना, गुरु घासीदास जो है वो 56वां टाइगर रिजर्व जो है घोषित कर दिया गया है। उसी के साथ साथ यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि काउंट करेंगे तो अब लगभग 57 होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी अब बढ़ गई है दो संख्या, पर दो में से एक ही नोटिफाइड हुआ है। तो इस तरीके से एग्जैक्टली 57 होना चाहिए मेरे अनुसार। तो
समझ गए बात को। सबसे मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर में वुलर झील मानी जाती है। कौन सी? वुलर झील मानी जाती है। ठीक, तो इस तरीके से आपको यहाँ से भी ये फैक्ट याद कर लेने हैं। एक बार सारे आप नजर लगा लो और फिर मुझे बताओ कि आपको इतना समझ में आ गया। तो यहाँ से भी देखो कितने प्रश्न, लगभग यहाँ से भी 5 से 6 प्रश्न जो हैं बिल्कुल सॉलिड, आपको 6 में से एक बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो मैं आपको लिख दे रहा हूं कौन कौन से बनने की संभावना है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये बनता है जो बनाता है, तीसरा ये भी फेवरेट प्रश्न है, चौथा ये भी अच्छा प्रश्न है मान लीजिए। जलवायु थोड़ा बना लेता है पर इतना आसान प्रश्न अब वो देना नहीं चाहता मुझे जो लगता है, बाकी ठीक है। पांचवा ये हो गया। गंगा नदी पर प्रश्न बिल्कुल बनाएगा। गंगा नदी की डिटेलिंग मैंने भारत की नदियों के संदर्भ में कर दी है, तो वो भी पड़ा हुआ है, वीडियो आप चेक कर लें, और नहीं तो कोर्स को ज्वाइन कर लो, सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी। सर्वोच्च चोटी सातवां बनाने वाला प्रश्न है। द्वीप पर नहीं आएगा। राष्ट्रीय पार्क पर भी एग्जैक्ट ये वाला प्रश्न तो नहीं आएगा। रामसर साइट्स पे बिल्कुल आएगा बच्चों, तो आठवां प्रश्न यहाँ से हो गया। समझ गए बात को। बाघ रिजर्व भी बनने वाला प्रश्न है इस बार का। वनावरण वृक्षावरण ये हालांकि अपडेट हो जाएगा, तो पर तब भी लगभग इतना ज्यादा फर्क नहीं है, तो मोटे तौर पे 10 अपन मान लेते हैं। वुलर झील से प्रश्न पूछ ले तो किस्मत अच्छी है। तो इस तरीके से इस पेज से 10, देखो 10 में से एक बिल्कुल आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने आपको 7 दिए। टोटल सोचो 17 प्रश्न सिर्फ 2 स्लाइड में मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप समझ पा रहे हो कि किस विश्लेषणात्मक तौर पे मैं आपको सारे प्रश्न दे रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर फिर से है, इसको इत्मीनान के साथ चेक करो। एक एक बातें जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, वैसे ही प्रश्न एग्जाम में लगभग आपको मिल सकते हैं। तो आराम से पढ़ते चलो और सुनते चलो बात को, और एक एक बात दिमाग में सेट करो कि क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। इसके पीछे मैं अपना कारण जानता हूं, क्योंकि इतने वर्षों से मैं इस फील्ड में आपके लिए काम कर रहा हूं। वो अनुभव बोलता है, हम नहीं बोलते कुछ। समझ गए बात को। तो आपको सिर्फ सुनना है, समझना है। चलिए बिल्कुल देख लें एक बार चित्र, फिर बताएं। ठीक है, चलिए देख लिया आप लोगों ने। तो अब मैं आगे बता रहा हूँ एक एक बात को, अब मेरी ध्यान से सुनना आप लोग, क्या क्या मैं आपसे बोल रहा हूँ। अब ये क्या करता है ना, कभी कभी इन्हीं पर्वत पहाड़ियों इन सब का जो है क्रम समझा पूछ लेता है। मतलब उत्तर से दक्षिण को जमाइए ऐसा पूछ लेगा, या उसी के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ एक तरीके से, आपसे वो यहाँ पर क्या पूछ लेगा कि नागा पर्वत जो है कहाँ पर है। समझ गए बात को। ये दिख रहा है नागा पर्वत। पटकाई बूम कहाँ पर है, ये आपको दिख रहा है, देखो पटकाई बूम। समझ गए बात को। तो पटकाई नागा इस तरीके से ये हो गया। मिजो पहाड़ियां कहाँ पर हैं, ये देखो यहाँ पर मिजो पहाड़ियां हो गई। और ये क्वेश्चन तो बहुत मस्त क्वेश्चन है। गारो, खासी और जयंतिया ये पहाड़ियां कहाँ पर मिलती हैं, तो आप बोलोगे मेघालय के पठार में। कहाँ मिलती हैं मेरे प्यारे बच्चों? मेघालय का पठार। समझ गए बात को। मेघालय का पठार। अब मेघालय में के पठार में इनके मिलने के साथ साथ मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये वहां की जनजातियों के आधार पर हैं। किसके? जनजातियों के। तो वहां पर मेघालय में जो जनजातियां पाई जाती है ना, उन्हीं के आधार पर ये जनजाति, इस पहाड़ियों के नाम रखे गए। ये बात हो गई। आगे देखो अब यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर हिंदुकुश पर्वत दिख रहा है, यहाँ पर पामीर नॉट या गांठ दिख रही है, कुनलुन श्रेणी आपको यहाँ पर दिख रही है। अब ये क्रम देखो, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये श्रेणियां हो गई आपको। कैलाश श्रेणी यहाँ पर है, यहीं पर आप जो है प्रमुख नदियों का उद्गम देखते हैं, आपको पता है। उसके बाद शिवालिक हिमालय भी 3 भागों में बटा हुआ, जिसमें ये शिवालिक श्रेणी जो है यहाँ नीचे चलती हुई दिख रही है। अब देखो कौन सी नदी कहाँ पर है, इसको देखो, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, नदियों वाला पूरा डेटा मैंने आपको दे दिया, उसको पढ़ लेना। समझे बात को। ये देखो यहाँ से चंबल निकलती हुई दिख रही है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से देखो आपको यमुना, फिर गंगा, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोशी, फिर यहाँ से सोन आती हुई दिख रही है। इतनी बात समझना। अब आगे देखो यहाँ पर माही हो गई, माही के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद ताप्ती। ये देखो इस तरीके से ये क्रम आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, कौन सी कहाँ जा रही है। तो कई बार क्या होता है कि आपको भले उस प्रश्न का आंसर ना पता हो, पर आपको ये क्रम समझ में आता होगा ना, तो आप अपने आंसर सही दे देते हैं। समझे बात को। ध्यान से सुनो, आगे बढ़ते हैं। विंध्य पर्वत, यहाँ पर मालवा का पठार हो गया। देखो मतलब ये उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान के बाद मालवा का पठार, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव श्रेणी, दक्कन का पठार, कृष्णा, तुंगभद्रा, ये यहाँ तक आ गए अपन। यहाँ पर इस तरीके से अब देखो, यहाँ पर यहाँ नदियों का एक क्रम यहाँ भी सेट होता है बच्चों। यहाँ देखो, ये यहाँ पर मेरा जहाँ पेन आ रहा है, छोटा नागपुर का पठार दिख रहा है ना यहाँ पे,
यहाँ पर ये तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल गई, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पर बना देती है, यहाँ पर आके, समझ गए बात को। पर यहाँ से देखो फिर यहाँ पर नदियों का जो है दौर चालू होता है। तो महानदी कहाँ पर है, महानदी के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद आपको यहाँ पर कौन सी नदी मिल जाएगी, कावेरी। तो देखो महानदी, गोदावरी और कावेरी नदियां समझ गए आप इसी तरह आधार पे। तो यहाँ पर कृष्णा भी आ गई आपकी, तो इसको भी आप इसको ऐसे समझ के चेक कर लो। अब देखो यहाँ पर जो है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट दो भागों में बटा हुआ है, ये उत्तरी सरकार और एक तरीके से ये जो है कोरोमंडल तट हो गया आपका। कार्डमम पहाड़ियां पीएससी में एक बार पूछा हुआ है, पीवाईक्यू जाओ चाहो तो चेक कर लो एक बार जाके, समझ गए बात को, कार्डमम पहाड़ियां। पश्चिमी घाट, अब जैसे कई बार पूछ लेता है मालाबार तट, तो अधिकांश लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मालाबार किस साइड है, इस साइड है कि उस साइड है। इसलिए जो पहली बार पढ़ रहा है वो मैं कहूंगा बहुत इत्मीनान से सारी चीजें अपने दिमाग में दो तीन बार देखो, दो तीन बार देखो, प्रश्न यहां से एक ना बनाए तो बता देना। तो एक क्वेश्चन में यहां से आपको सेट कर दे रहा हूं, वैसे तो बहुत सारे मेरे नजरिए में बन रहे हैं, मैंने क्या बोला, इस मैप को मैं पढ़ाने लगूंगा तो भी तुमको 10 प्रश्न दे दूंगा यहाँ से, पर सुन लो कैसे बनेंगे प्रश्न। अब देखो नेक्स्ट, भारत व जो है कर्क रेखा की बात हो रही है। तो भारत में जो कर्क रेखा है, भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा की बात होती है। तो देखो यहां से चालू हो रही है जो कि गुजरात हो रही है, गुजरात से जाती हुई मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से झारखंड, झारखंड के बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ पर त्रिपुरा, मिजोरम, और इस तरीके से ये होती हुई जा रही है। तो इसको मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ, किसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक याद कर लो, देखो ये सारी ट्रिक आपके लिए रहती हैं मेरे प्यारे बच्चों, किसके लिए रहती हैं, आपके लिए, और आपको एक कोई ट्रिक नहीं बताएगा, जल्दी एक बार याद कर लो। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर क्या झार, गमछा झार, दो तीन बार बोलो, मित्र पर क्या झार, गमछा झार। समझो, झाड़ बोल मार दो, या तो एक तरीका झाड़ना मारना भी होता है या सफाई करना भी होता है। तो मित्र पर क्या झार, गमछा झार। मैं एक मिनट पेन का कलर इसलिए बदल देता हूँ कि एक जैसा हो जाएगा तो मेरे को आपको ट्रिक को लिखने में भी आसानी हो जाए, समझ गए। ये क्या हो गई, ट्रिक हो गई, अतुल सर्किट सुपर ट्रिक्स। चलो फटाफट देखो, मित्र से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मिजोरम, मित्र से क्या हो जाएगा, मिजोरम, ये हो गया मिजोरम मित्र वाला, ठीक है। मिजोरम के बाद यहाँ पर क्या आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, त्रा से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, त्रा से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। पा से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, पा से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद में आपका राजस्थान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, नहीं राजस्थान हाँ है थोड़ा सा, ठीक बिल्कुल, राजस्थान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। मित्र पर गमछा झार, एक से अच्छे से लिख देता हूँ। गा से क्या हो जाएगा, गुजरात, गा से क्या हो जाएगा, गुजरात, क्लियर है। माँ से क्या हो जाएगा बच्चों, मध्य प्रदेश, माँ से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। छा से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, छा से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और झा से क्या हो जाएगा आपका, झारखंड, झा से क्या, झार से क्या हो जाएगा, झारखंड। इस तरीके से आई थिंक आपके 8 स्टेट्स होते हुए दिख जाएंगे आपको, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ गए बात को। तो आपसे पूछे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होके गुजरेगी, तो 8, क्लियर है, अब बता दोगे हाँ कि ना, बोलो। ठीक। अब देखो भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा का मतलब क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम की बात होती है, मतलब वो रेखा जिसके बेसिस पे हम भारत का समय मापे। तो बेसिकली पीएम आपने सुना होगा, प्राइम मेरिडियन टाइम, पीएमटी आपने सुना होगा। तो कैसे हम आधार बनाए, इस आधार को मानते हुए हमने भी हमारे भारत के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को आधार मान, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होती हुई जो है आपको गुजरती दिख जाएगी, समझ गए बात को। पर उसी के साथ साथ ये पूछता है कि यह मध्य प्रदेश भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरेगी, ट्रिक फिर इसकी भी सुन लो फिर मेरे से, समझ गए बात को।
कि भारत की मानक समय रेखा की ट्रिक ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ट्रिक क्या बोल रही है, इसको फिर से सुन लो। ट्रिक बोल रही है आपकी कि मछली यूपी से, देखना ट्रिक भी बनाई आपके लिए, मछली यूपी से आंध्र उड़ी, यूपी से आंध्र उड़ी। समझ गए बात को, मछली कहां से उड़ी, यूपी से आंध्र उड़ी। माँ से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। छा से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। यूपी से उत्तर प्रदेश ही आपको रखना है, आंध्र आंध्र प्रदेश ही हो जाएगा, और उड़ीसा हो जाएगा, उड़ी से हो जाएगा उड़ीसा। तो कितने राज्यों से, देखो 5 राज्य। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। और 5 राज्यों में भी मध्य प्रदेश का यदि पूछ ले तो मध्य प्रदेश का तुमको बताना है सिंगरौली। तुमको क्या बताना है, सिंगरौली। क्या बताना है, सिंगरौली के समीप से या सिंगरौली से होते हुए निकलेगी। देखो मैं अपने आप को हटा दे रहा हूँ, हट गया हूं मैं शायद, आई थिंक आपके सामने से अब हट गया होऊंगा, दिख रहा होगा आपको। फटाफट कमेंट कर दो कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने आपको बोला है सब्जेक्ट कोई भी हो, एक बार यदि मैं आपको उसमें दिमाग लगाऊंगा तो आपको प्रश्न बनेंगे, और आपको ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल मिलेंगे। बस आप इत्मीनान से मेरी बात को सुन लो, कहीं पर नोट डाउन कर लो। मैं कहूंगा इतने प्रश्न दे रहा हूँ, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, और इतना तो पैसा खर्च करा जा सकता है कि नहीं है। गर्लफ्रेंड का मोबाइल रिचार्ज कराने से अच्छा तो है, कम से कम इतना तो अच्छा होगा। गर्लफ्रेंड को पार्टी ले जाने से अच्छा है, इतना तो अच्छा होगा कि नहीं हो पाएगा। और इतना भी नहीं होगा तो तुम पढ़ाई छोड़ दो, मैं तो कहूँ सबके लिए मैं यही कहूंगा कि देखो आप उस दौर पे गुजर रहे हो जहां पर आपको सिर्फ पास कराने की बात हो रही है, डेटा बहुत है। इस बहुत डेटा में भी मैं आपको वो डेटा देने का प्रयास करता हूं जिससे आप पास हो। तो निर्णय अब आपका है, आपको क्या करना है। चलिए, अब भारत की बात हो गई हो और मैं कहूं मध्य प्रदेश की बात ना हो हमारे, तो कैसे पॉसिबल। ध्यान से सुनो, कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश के कितने जो है जिलों से होकर गुजरेगी, तो आप बोलोगे सर कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरेगी। फिर से सुनो, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरेगी। इसकी शानदार ट्रिक मैं आपको बोल रहा हूँ, लिखोगे आप, मैं नहीं लिखूंगा। ट्रिक मैं बोल रहा हूँ, जल्दी से लिखो। रऊ आरासी भवरासा दम जब कटनी उमरासा, रऊ आरासी भवरासा दम जब कटनी उमरासा, रऊ आरासी भमरासा दम जब कटनी उमरासा। फिर से बोल। देखो ट्रिक पर ट्रिक दिए जा रहा हूं, मैंने लगभग आज एक क्लास में आपको 4 ट्रिक दे दी है मेरे हिसाब से। चलो लिख देता हूं, कुछ बुरे ना मान जाए, पर सबसे पहले मध्य प्रदेश की स्थिति को समझ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनता है। आ रहा है ना मजा। एक क्लास में ऐसा आपको, देखो मैं सारा डेटा, सबसे उत्तरी जिला पूछ ले मध्य प्रदेश का तो तुम बोलोगे मुरैना है साहब। क्या है, मुरैना। सबसे पूर्वी पूछ ले तो सिंगरौली, अभी मैंने आपको बताया था याद हो 82.5 डिग्री। ये देखो पूर्वी जो है देशांतर या मानक समय रेखा हमारे सिंगरौली से होते हुए गुजर रही है, दिख रही है आपको, बिल्कुल ठीक है ना। सबसे दक्षिणी जिला हो जाएगा बुरहानपुर, उसके बाद में सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा आपका अलीराजपुर। ये प्रश्न पूछते हैं, बहुत बारीक प्रश्न है, कई बार बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाता है कि अलीराजपुर को टिक कर दें कि झाबुआ को टिक कर दें। इसलिए बोलता हूं इत्मीनान से सुनो, ठीक है ना। अब मध्य प्रदेश का उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में जो है, हम उत्तरी और पूर्वी देशांतर में जो है हम इसका जो है समझते हैं कि क्या बात हो रही है। तो देखो मध्य प्रदेश 26.26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, एक तरीके से सॉरी, 21.21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26.30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तारित है। ऐसे हम पढ़ते हैं, समझ गए बात को। 21 डिग्री यहां से हम समझेंगे तो 21 से कहां तक है, 26 तक। 21 से कहां तक है प्यारे बच्चों, 26.30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। समझ गए बात को, ये हो गया। तो हमने कौन सा पॉइंट समझा, अभी समझ रहे हो, यहां से लेकर इस तरीके से ये एरो बना दिखा, ऐसा मध्य प्रदेश। अब पूर्वी देशांतर की बात होगी तो देखो पूर्वी देशांतर मतलब इस तरीके से, इस तरीके को समझने की प्रयास कर रहे हैं। तो 74.9 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है 74.9 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 82.48 डिग्री पूर्वी देशांतर तक मध्य प्रदेश का क्या है, विस्तार है। तो ये समझ लिया, उत्तर पूर्वी देशांतर जो है आपका एक तरीके से मध्य प्रदेश। ये हो गई बात, इतना समझ गए। अब देखो यहाँ पर कर्क रेखा भारत जो है मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से होती हुई आपको गुजरती हुई दिख रही है। तो मध्य प्रदेश के जो है ना 14 जिलों से होकर गुजरती है, एक प्रश्न तो यही हो गया, इतनी बात क्लियर है। दूसरा देखो कौन कौन से जिलों से होकर गुजरेगी, तो मैंने आपको ट्रिक बोली, फिर से बोल रहा हूं, एक बार फिर से सुनो, फिर से तुम लोग खुद लिखो।
कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, जिसकी ट्रिक कुछ इस प्रकार है। रऊ आरासी भवरासा दम जब कटनी उमरासा, रऊ आरासी भवरासा दम जब कटनी उमरासा, इतना याद हो गया। तो देखो रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, उसके बाद राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, उसके बाद विदिशा रायसेन के बाद जो है आपका क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। क्लियर है। रऊ आरासी भंवरासा दम जब कटनी उमरासा, रऊ आरासी भंवरासा दम जब कटनी उमरासा, याद हुई कि नहीं हुई? ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। चलिए, उसके बाद में भारत के संदर्भ में आपको मैंने बोला कुछ चीजें पूछी जाएंगी, इन कुछ चीजों को हमको बताना है। जैसे सुदूरस्थ बिंदु मतलब फोरमोस्ट पॉइंट इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश वाले बच्चों ध्यान दो। जैसे आपसे पूछ रहे सबसे नॉर्थ बिंदु कौन सा है, सबसे नॉर्थ का पॉइंट क्या है, तो आप बोलोगे इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में है। कहां पर है? लद्दाख में। पूर्वी बिंदु कौन सा है सबसे, तो आप बोलोगे किबिथु, जो कि कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये देखो ये दिख रहा है सबसे पूर्वी पॉइंट जो है एक तरीके से। उसके बाद सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती, कहां पर है? गुजरात में। और दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी केप कॉमोरिन के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु। नोट देखो क्या लिखा है, भारत की मुख्य भूमि का जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ये हो गया। जबकि दक्षिणी बिंदु यदि हम मानेंगे तो वो माना जाता है इंदिरा पॉइंट तक, ग्रेट निकोबार द्वीप पर समग्र रूप से, मतलब यहां तक ज्यादा माना जाता है, पर मुख्य भूमि यहां से कंसीडर करते हैं हम लोग, तो इसलिए हम मुख्य भूमि से। तो एग्जामिनर जब आपसे एग्जाम में पूछेगा तो वो यही बात को स्पेशली करके पूछेगा, यदि इनसे प्रश्न बनाने जाएगा तो। इतनी बात समझ में आ गई है? बोलो हाँ। चलो, अब मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को किस प्रकार से बांटा गया है, तो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन जो है देखो, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, किसकी बात हो रही है? उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र और पूर्वी हिमालय, इस तरीके से एक वर्गीकरण आपका होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद में आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, या आप उत्तरी भारत मोटे तौर पे जो है ऐसा समझ लो, उत्तरी हिमालयी भारत समझ लो आप ऐसे। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और पूर्वी हिमालय। दूसरा आता है मेरे प्यारे बच्चों उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर के विशाल मैदान में आप मोटे तौर पे जो है थार के रेगिस्तान को, उत्तर के विशाल मैदान को, इस तरीके से यहाँ से पूरा एरिया जो है आपका सम्मिलित होता हुआ यहाँ पर दिख जाता है। और फिर बात आती है मेरे प्यारे बच्चों दक्कन के पठार की। इसकी बात आती है दक्कन के पठार की। तो ये दक्कन का पठार, ये वाला जो इतना एरिया है ना ट्रायंगल शेप में, ये दक्कन का पठार कहलाता है। कैसे इसका निर्माण हुआ, ढलान किस तरफ है, नदियां कौन कौन सी प्रवाहित होती हैं, वनस्पतियां कौन सी पाई जाती हैं, जलवायु कौन सी है, इत्यादि से प्रश्न बनते हैं। समझे? तो दक्षिण भारत के पठार पर मैंने मेंस की एक क्लास दे रखी है आपको। किसकी क्लास दे रखी है? मेंस की। आप ये मत सोचो कि मैंने आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई, ज्योग्राफी के कंटेंट दे दिए, कॉन्सेप्ट दे दिए, उसके साथ साथ मैंने आपको पढ़ाया भी है। ये भी ज्योग्राफी की क्लास है। और मेंस आंसर राइटिंग में दक्षिण भारत के पठार का वीडियो पड़ा हुआ है, उनको जाकर देख लो, वहां से प्रश्न मिल जाएंगे। बाकी फिर आपका है कि कहाँ मिलेगी, प्लेलिस्ट पे जाओ कुछ आईएएस एकेडमी के, कुछ आईएएस एकेडमी के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको सर्च करना होगा मेंस आंसर राइटिंग का, एक जो है वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। मेंस आंसर राइटिंग में ज्योग्राफी वाला पोर्शन चेक करो, आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। चलो, पश्चिमी क्षेत्र, एक पश्चिमी घाट की ये बात हो गई। इस तरीके से पूर्वी क्षेत्र, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार, तो इनसे प्रश्न थोड़े कम बनेंगे। अंडमान निकोबार से प्रश्न बनेगा, हाँ, अंडमान निकोबार की राजधानी वाला प्रश्न, करंट अफेयर्स अपन ने बता दिया है। लक्षद्वीप समूह भी चर्चा में आएगा, उसको देखते हैं। पर चलिए साथियों, इसी के साथ कुछ आईएएस एकेडमी का जो एप्लीकेशन है किया के नाम से उपलब्ध है। ये देखो गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो किया, इस तरीके से फिर आपको यहाँ पर एक फोटो लगा मिलेगा जहां पर लिखा है शिक्षा की भ्रांति नहीं शिक्षा की क्रांति। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, आप रेटिंग करिए, ज्यादा से ज्यादा रेटिंग करके जो है हमें एक तरीके से अपना आभारी बनाइए, ऐसा कह सकता हूं। उसी के साथ एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो आप इस लिंक से एप्लीकेशन को रन कर पाएंगे, और यदि आईफोन यूज करते हैं बड़ा वाला फोन, तो आप जो है इससे जो है एप्लीकेशन को चला पाएंगे। उसी के साथ मैंने लॉन्च करा है कॉम्बो बैच। फटाफट इसकी खासियत बता देता हूं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खासियत है कि यदि आप इस कोर्स को लोगे तो अदर कोर्सेस आपको फ्री मिल जाएंगे। अदर कोर्सेस कैसे मिल जाएंगे? फ्री मिल जाएंगे। अदर कोर्सेस में कौन कौन से?
जैसे मैंने आपको लॉन्च करा है हाल में प्री टारगेट, जिसको अभी आप देख रहे हो, ये इसमें फ्री है। अतुल सर की आर्थिक पाठशाला जहां इकोनॉमिक प्री पढ़ रहे हैं, वो इस पे फ्री है। समझ गए बात को। उसके साथ दूसरा देखो, इसमें 3 सब्जेक्ट और आपको पढ़ने को मिलेंगे प्री प्लस मींस के संदर्भ में। ये 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? देखो, इतिहास है, अर्थव्यवस्था है और उद्यमिता है। तो ये 3 भी इसमें आपको मिल जाएंगे, बाइलिंगुअल हैं सारे सब्जेक्ट, चिंता नहीं करना है। उसके लिए उसी के साथ मैंने प्राइम मेंबर्स के लिए जो है 5 मैंने बोला है, आप मेरे ऊपर 5,000 खर्च करो गारंटी, और आप जानते हो मैं बोलता हूं उस बात को करता हूं, 15,000 का रिटर्न करवा दिया जाएगा। समझे बात को? मतलब इतनी फैसिलिटी दूंगा जो 15,000 के कोर्स में आपको मिलती है। उसी के साथ साथ ये देखो, प्री टारगेट की पीडीएफ ज्योग्राफी की अलग से हेल्प करी है, और इसमें एक पॉइंट अभी ऐड नहीं है, मैंने साइंस के हैंड रिटन नोट्स दे दिए हैं। किसके? साइंस के भी। तो आप खुद से सोचो ना, आपको इतने में ये सारी चीजें प्री प्लस मींस में, और जो मेरी आंसर राइटिंग है, मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा, रोक के समझाना चाहूंगा, आप उसको करने जाओगे तो आपको 4 साल लगेंगे। अभी भी वक्त है, देर नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात, ईएमआई में कोर्स उपलब्ध, इसमें उपलब्ध है ईएमआई में। तो इतना तो कर सकते हो ना अपने लिए, कि नहीं कर सकते? चलो आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। अब भारत का अक्षांशीय स्थिति, देशांतरी विस्तार, ये मैंने समझा दिया। पर उत्तर से दक्षिण की लंबाई, अब की फैक्ट है ये सब, फटाफट देखना। दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूँ? स्क्रीन दिख रही है आपको? एक बार कमेंट तो कर दो यार, थोड़ा सा फटाफट एक बार बता दो कैसा लग रहा है आपको। कुछ जीवन में अच्छा लग रहा है, कि वही बोल रहे हो कि सर मजा नहीं आ रहा है? क्योंकि तुम लोगों को कितना भी करो, कुछ ना कुछ असंतुष्टि बन जाती है बच्चों में। आप ये सोचो कि एक व्यक्ति आपको कितने सारे सब्जेक्ट एक जगह दे रहा है। यदि इस नजरिए से और मेरी मेहनत को देखोगे तो आप समझ पाओगे, अन्यथा आप कुछ भी नहीं समझोगे। ये भी मैं कह सकता हूँ। चलो, मेरे हिसाब से आपके कमेंट मेरे दिल को छू रहे हैं, अच्छा लग रहा है, भगवान जाने आपको क्या है। फिर चलिए तो आगे देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर। ये डायरेक्ट प्रश्न आएंगे, ये वाले आएंगे। पूर्वी बिंदु मैं चर्चा कर चुका हूं, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, इसकी मैं चर्चा आपसे कर चुका हूं, और इसी के साथ साथ दक्षिणी बिंदु, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु भी आपसे चर्चा हो गई। ये तो मेरे हिसाब से, यदि ये नहीं भी पढ़ा है, वहां पर नहीं है, तो यहाँ पर एक बार इनको याद कर लो। यहाँ पर अन्य नाम भी उनके लिखे हुए हैं, जैसे देखो, इंदिरा पॉइंट को पिग्मिलियन या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। एक एक बार फैक्ट्स हैं, इतना पढ़ सकते हैं आप मेरे हिसाब से। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? ये प्रश्न बनाए तो बोलना 876 किलोमीटर है। दक्षिणी बिंदु मतलब सबसे लास्ट, और भूमध्य रेखा के बीच की दूरी कितनी है वो। स्थल सीमा की कुल लंबाई, भारत की स्थल सीमा की जो कुल लंबाई है, मतलब पूरा स्थलीय क्षेत्र है बच्चों, वो है आपका 15,200 किलोमीटर। ये यहाँ पर इसकी चर्चा हो रही है। स्थलीय क्षेत्र देखो, मैप देख लेने दो मुझे, मैं तुमको बता देता हूँ, उससे ज्यादा तुमको समझ में आएगा। ये देखो, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये वाला एरिया, ये वाले एरिया से लेकर यहाँ तक, ये तो आपकी स्थलीय सीमा हो जाती है। कौन सी सीमा हो जाती है? स्थलीय। इस तरीके से एक और अपन फ्रेश मैप देखते हैं, अपने पास होगा, चिंता मत करो। ठीक है, चलो मैं इसको हटा ही देता हूँ ना, यहाँ से हट जाएगा मेरे हिसाब से। ये हो गया। चलो, तो अब देखो हम कहां से कहां बात कर रहे हैं। ये यहां से, क्योंकि आपको पता है, फिर यहां से जो है समुद्री सीमाएं आपकी मिलती हुई दिखेंगी। तो ये वाले एरिया की, जो ऊपर वाला एरिया है ना, इसकी चर्चा हो रही है। ये आपको पूरे चर्चा हो रही है। इसी के साथ साथ जहां जहां भारत की जमीनें हैं, अब उसमें इन जमीनों को भी काउंट कर ले रहे हैं वो लोग। समझ गए बात को? इस तरीके से। तो इस बेसिस पे यदि हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, तो ऐसा समझ लो कि भारत के संदर्भ में जो बात हो रही है, 15,200 किलोमीटर आपको देखने को मिल रही है। उसी के साथ यदि बात करूं, मुख्य भूमि से तट की लंबाई है तो 6,100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित लंबाई, यदि सिर्फ द्वीप द्वीप की, मतलब एक तरीके से स्थलीय सीमा, जलीय सीमा के संदर्भ में, तो 7,516 किलोमीटर हो गई। और समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या यदि हम आपसे पूछेंगे तो वो हो गई 9। अच्छा देखो, इनको जो है एक तरीके से आप टोटल जब इसको और इसको काउंट करना, 15 और 7 को मोटे तौर पे, तो ये जब आप बात करोगे तो लगभग 21,000 हो जाती है। तो टोटल पूछ ले तो 21,000 बता भी देना उसको। समझे बात को? उसके बाद में सबसे लंबी तटरेखा जो है गुजरात की मानी जाती है, सबसे छोटी जो है गोवा की मानी। सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य यदि आपसे पूछ ले तो आप बोलोगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात हो जाएगी। ठीक है ना? उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत, या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है बच्चों आंध्र प्रदेश की।
सर्वाधिक नगरीकृत है महाराष्ट्र, तो ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। न्यूनतम नगरीकृत हिमाचल, ये जरूर है, थोड़ा सा इसको पढ़ के जाइए। वनाच्छादित तो हमारा मध्य प्रदेश बिल्कुल मतलब सिरमौर है एक तरीके से, ऐसे समझ लीजिए। न्यूनतम वनाच्छादित हरियाणा, पढ़ के जाइएगा। सर्वाधिक वर्षा मासिनराव मेघालय में होती है। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख वाला एरिया है, प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद हिमालय से लगे राज्यों, तो ये तो नहीं पूछने वाला, ठंडा भी नहीं पूछने वाला, इसको छोड़ दो। ठीक है, ये वाले सारे जो मैंने टिक करे हैं, देखो इनको पढ़ के जाना भैया, ये नहीं बोलना सर टिक नहीं करे थे तो हमने तो छोड़ दिया था, ऐसे मत करा करो। बहुत मेहनत लगती है बोलने में, तुम नहीं समझोगे इस मेहनत कभी कभी। कुल 20 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 20 राज्य हैं, जिसमें से स्थल रुद्ध हैं। 20 कैसे हैं? स्थल रुद्ध मतलब लैंडलॉक्ड है। मध्य प्रदेश भी कैसा है आपका? लैंडलॉक्ड है, समझना। इनमें से 5 जो है एक तरीके से भू आविष्ठित है, मतलब समझ गए बात को। इनकी मतलब एक तरीके से सीमा जो है किसी जलीय क्षेत्रों से नहीं मिलती, आप ऐसे समझ लो। तो ये कौन कौन से हैं बच्चों? हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड, जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। हम बीच में हैं, सेफ में हैं, अच्छे से हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में ज्यादा भूकंप नहीं आते, मध्य प्रदेश में ज्यादा समस्याएं नहीं उत्पन्न होती, बाढ़ नहीं आती। इसलिए खुशी मनाओ, तो मध्य प्रदेश के निवासी हो। किसके निवासी हो? मध्य प्रदेश। चलो आगे, यहाँ से प्रश्न सभी एग्जाम में बनेंगे, ध्यान से सुनो। यहाँ से मेरी बात को आराम से सुनना, एक प्रश्न यहाँ से बिल्कुल छापता है एग्जामिनर, समझ गए बात को, बारीकी से सुनना। पड़ोसी देश है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में देखो क्या बात हो रही है हमारे, कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो हमारे जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, इसकी सीमाएं यहाँ से मिलती हैं, गुजरात से मिलेगी, राजस्थान से मिलेगी, पंजाब से मिलेगी, और उसके बाद मिलेगी किससे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। तो इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, मेरे दिमाग में आ गई है तो जल्दी से तुमको बता दूं। ट्रिक है पंगु राज। ट्रिक क्या है? पंगु राज। पाकिस्तान से जो है, यदि हम बात कर रहे हैं किसकी, आपका गुजरात की होगी, गुजरात के बाद राजस्थान और जम्मू कश्मीर हो गया, समझ गए बात को। तो पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, तो इस तरीके से क्या होगी ट्रिक आपकी? पंगु राज, याद कर लेना। अफगानिस्तान से जो है हमारी मिलती है, कैसी मिलती है? सबसे न्यूनतम सीमा आपको पूछ ले कि भारत की सबसे न्यूनतम सीमा किस देश के साथ जो है साझा करता है, तो यहाँ पर बगल में यदि आप एक चार्ट देख पा रहे हो मेरे नजरिए में, तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर में भी किससे मिल रहे हैं हम भाई? लद्दाख वाले एरिया से। इतनी बात क्लियर हो गई। हिमाचल जो है, चीन देखो, पड़ोसी देश चीन, जिसकी सीमाएं हम साझा करते हैं, आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। तो इसकी ट्रिक मैं 1 मिनट सोचता हूं, फिर आपको देता हूं। ठीक है, चलो इसकी ट्रिक क्या होगी बच्चों? हिम हिम सी हिम सी आ जाऊं, हिम सी आ जाऊं, समझ गए बात को? हिमसी आ जाऊं, हिमसी आ जाऊं मतलब क्या है? देखो हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और जहां से आप एक तरीके से यहाँ पर किसको जोड़ सकते हो? यहाँ से उत्तराखंड, तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो है लद्दाख है, क्या है? लद्दाख है। तो जम्मू कश्मीर की जगह हिमसी अलाउ कर लो, ठीक है, हिमसी अलाउ कर लो। पहले क्या है, जम्मू कश्मीर से मिलती थी मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर क्या हुआ, लद्दाख आपको पता है सेपरेट हो गया। तो इस तरीके से आप हिमसी अलाउ कर लो, हिमसी अलाउ। हिम मतलब बर्फ गिर रही थी तो अलाउ जला लिया, ये बन गई ट्रिक। देखो इसलिए बोलते हैं ना कि मेहनत करोगे तो ट्रिक भी अपने आप बनेंगी। आप थोड़ा सा मेहनत करिए, सब बन जाता है 2 मिनट में। हिम सी अलाउ, हिम सी अलाउ, इस तरीके से समझ गए बात को। तो हिम मतलब समझ जाओ, हिम मतलब बर्फ गिर रही थी तो बर्फ में हमने अलाव जला लिया, ऐसे। तो इस तरीके से 2-3 बार बोलोगे, याद हो जाओगे। देखो कितने की मिलती है ये भी पूछेगा, तो ये बताते चलना। नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं ये आपको काउंट करते जा रहा हूँ ब्रैकेट में मैं, अब बोलना भूल जाऊं तो ये मत करना। नेपाल से देखो 5 राज्यों की सीमा मिल रही है, जो कि उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। मुझे तो दिमाग में ट्रिक नहीं आ रही, तुम्हें आए तो कोशिश करके देख लेना भी।
भूटान से बात करते हैं तो देखो 4, जिसमें सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो भूटान हो गया, भूसा या भूसी, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। करेंगे कोशिश, एक ट्रिक में बना दूंगा, वैसे तो बनी है पर अभी एग्जैक्टली क्लिक नहीं हो रही है दिमाग में बच्चों। बांग्लादेश की 5 होती है, तो देखो बांग्लादेश की यदि संदर्भ में बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ये एग्जैक्टली आपसे पूछेगा, आप ये मत सोचो कि ये हल्के में आप यदि लोगे तो मैं बोलूंगा एक क्वेश्चन यहाँ से आपका गड़बड़ हो जाएगा। म्यांमार से क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आपका मिजोरम। इसकी ट्रिक है, बिल्कुल रुक जाओ एक सेकेंड, अब भी बता देता हूं। आना मामी, क्या बोलोगे, आना मामी। देखो कितनी ट्रिक बताते जा रहा हूं मैं, समझ गए। आज से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, म्यांमार आपका, मणिपुर हो गया एक तरीके से, और मी से जो है मिजोरम हो गया। समझ गए बात को, आना मामी 2-3 बार बोलो, आना मामी, आना मामी, आना मामी। आना मामी म्यांमार की, या म्यांमार से आना मामी, ऐसे 2-3 बार बना लो तो आपकी ट्रिक बन जाएगी। बन रही है ना। ऐसा नहीं है बच्चों, अभी भूटान बांग्लादेश की भी है मेरे दिमाग में, अभी तुरंत में वो क्लिक नहीं हो रही है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तब भी 1, 2 और 3 तो मैंने बता दी। इसके साथ साथ मैंने आपको वो बता दिया जिससे आपको प्रश्न बनेगा, और इसकी ट्रिक तो बता ही रखी है। लो सुन लो, तुम्हारा उद्धार तो हो ही जाए, भगवान करे मेरे माध्यम से मैं ही वो बन जाऊं जिसके माध्यम से आपको सिलेक्शन हो जाए, ईश्वर करे। तो इसकी ट्रिक भी ले जाओ मेरे से, ये आ गई देखो। इसकी ट्रिक क्या है, बचपन में एमबीए किया। किसमें एमबीए किया, बचपन में एमबीए करा। बड़ा ही शरारती बच्चा था, और किसमें एमबीए कर लिया इसने, बचपन में एमबीए कर लिया। ओ ओ ओ ओ चलिए एक सेकंड रुकिएगा। बिल्कुल बच्चों, किसमें एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया। ठीक है, एक सेकंड बस देखो, ज़्यादा घबराया मत करो, ये चीज़ें चलाना इतना आसान नहीं है। बचपन में एमबीए किया, एम बी, ये ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स में पड़ी हुई है। सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ, समझ गए बात को। फिर उसके बाद दूसरी सर्वाधिक चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ। अच्छा डिजिट में भी पूछे तो बता के आना, ये मत कहना कि हमने पढ़ाया नहीं या पढ़ा नहीं, ये नहीं कहोगे आप, समझ गए बात को। थोड़ा सा कष्ट करो। 4096 है तो 4000 से ज़्यादा, 3500 ऐसा मान के चल लो, 3300 ऐसा मान के चल लो, यहाँ पर 17.5 ऐसा मान के चल लो, यहाँ पर 16 ऐसा मान के चल लो, और यहाँ पर 700। तो इस तरीके से थोड़ा सा रेंज आपको दिमाग में सेट हो जाएगी, 2-3 बार बोलो हो जाएगा। उसी के बाद प्रमुख रेखाओं की चर्चा भी होती है बच्चों, जैसे मैकमोहन रेखा की बात होती है, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। मैं फटाफट फैक्ट बोल रहा हूं, सुन लेना। मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में है, भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, डूरंड रेखा पीओके और अफगानिस्तान, हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड। उसके बाद में 24वीं अक्षांश रेखा की बात होगी तो पाकिस्तान के बीच और कच्छ के पास के, समझ लो पाकिस्तान और भारत मान के चलो मोटे तौर पे। उसके बाद में 38वीं समानांतर रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया। 49वीं जो है उत्तर अमेरिका और कनाडा। 17वीं अक्षांश रेखा जो है उत्तर व दक्षिण वियतनाम के बीच में। मैगिनाट या सीज फ्राइड रेखा जर्मनी फ्रांस में, मैगी जम से फंसी, ऐसा कुछ मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी। उसके बाद में ओडरनीस की बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। मैनहरीन जो है रूस और फिनलैंड, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, शायद हो जाए। मैकमोहन बिल्कुल याद रखा करो। मैकमोहन के बाद रेडक्लिफ याद रखना, डूरंड याद रखना। डूरंड के बाद आपको क्या याद के रख के जाना है, हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड थोड़ा सा दूर की बात है तो इतना जल्दी नहीं आ रहा है, ये थोड़ी सी पूछे जाने वाली है। उसके बाद में उत्तर अमेरिका, ठीक है। उसके बाद में आपका लगभग हो गया मेरे प्यारे बच्चों, रूस और फिनलैंड, ठीक है। 5 मेजर हैं, बाकी तो पढ़ना एक बार सभी को है। 5 में सबको अच्छे से इत्मीनान से पूछ लेना। कई बार आप मैकमोहन और रेडक्लिफ के बीच में कंफ्यूज होते हुए दिखते हो, मैंने कई बार बच्चों को बोला है किसी एक को किसी से जोड़ के देख लो। जैसे मैकमोहन तो ना आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, देखो अब भी क्लिक हो गया दिमाग में। मैकमोहन में क्या आ रहा है, ना, और चीन में क्या आ रहा है, ना। तो मोटे तौर पे हमने मैकमोहन को चीन से जोड़ लिया। अब ये मत बोलना पाकिस्तान में भी ना आ रहा है, इतना जो है वाहियात मत सोचना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई साहब कुछ एक को रिलेट करके रखो कहीं ना कहीं, समझ गए। एक रिलेट है, एक दिमाग सेट है, तो दूसरा अपने को दूसरे से, तो कंफ्यूजन 2 के बीच में होगा। 50 के बीच में जिसको कंफ्यूजन हो उसको कंफ्यूजन नहीं, महा कंफ्यूजन बोलते हैं। क्लियर है ना, वो वाली बात। चलो,
तो अतुल सर की आर्थिक पाठशाला मैंने एक बैच लॉन्च करा है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स, एमपी की इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स, ध्यान से सुनना, एमपी और इंडियन की इकोनॉमिक्स के बेसिस पे जो है 10 से 15 प्रश्न दिलाने का जो है मैंने आपको यहाँ पर जो है प्रयास करना है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ ज्वाइन कर लो। ज्यादा कोई फीस नहीं है, इतनी फीस है कि आप ऐसे समझ लो कि इसमें 10 से 15 प्रश्न मिल रहे हो। एक प्रश्न जहां साल भर का इंतजार कराता है वहां 10 प्रश्न छोटे होते हैं क्या? बाकी फिर निर्णय आपका है। तो फटाफट लिंक पे क्लिक करके जुड़ जाना है। इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक पड़ी है, आप उससे जुड़ सकते हो। अब चूंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा की चर्चा हुई है तो मैं उस पर भी आपको जो है कुछ ना कुछ डिस्कशन करके दे देता हूं। एलओसी वास्तविक नियंत्रण रेखा कहलाती है। वह सीमांकन है जो भारत नियंत्रित क्षेत्र को चीन नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है। अर्थात भारत एलएसी को मोटे तौर पे मान के चलो वह विवादित स्थल है, जो भारत और चीन के बीच का ये स्थल है विवादित, 3488 किलोमीटर मानता है। वहीं वो चांग मांग जो पगला है वो बोलता है ये 2000 किलोमीटर है। पॉइंट को समझना। अब इसके कारण तीन क्षेत्र जो हैं कहीं ना कहीं भारत और चीन के बीच लड़ाई के बने रहते हैं। हालांकि चीन इतना दुष्ट है कि वह और भी परेशान करता है, मतलब बोलते हैं नाक में दम करके रखा हुआ है, ऐसे समझ लो। तो उसमें आप पूर्वी क्षेत्र जो है अरुणाचल प्रदेश की बात होती है और सिक्किम तक फैला हुआ है, ये समझना। ये देखो यहाँ पर लिखा ईस्टर्न सेक्टर, ये आपका जो है ये दिख रहा है, समझ गए बात को, ये आपका हो गया। उसके बाद में उत्तराखंड और हिमाचल मध्य क्षेत्र जो है जो कि रहता है, तो ये सेंट्रल वाला एरिया हो गया 545 किलोमीटर। और लद्दाख के पश्चिम की बात हो रही है तो ये वाला एरिया आपका वेस्टर्न सेक्टर हो गया। तो इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से मिलकर बने पूर्वी क्षेत्र में एलएसी को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो देखो एलएसी में भी जो है अपन ने बात कर ली कि मोटे तौर पे मैकमोहन रेखा कौन सी है, तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम ये वाला जो एरिया है बच्चों ये मैकमोहन कहला रहा है। पॉइंट को समझे। इस तरीके से एलएसी, अक्साई चीन, सियाचिन ग्लेशियर, आपका फिर पूर्वी क्षेत्र जो विवादित है, सेंट्रल क्षेत्र जो विवादित है, ईस्टर्न क्षेत्र जो विवादित है वो। अब इसके कारण भारत और चीन के बीच में कुछ पॉइंट जो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। यहां से प्रश्न आएगा, मेरी बात को इत्मीनान से सुनना, फिर आंसर अपने टिक करना। भारत और चीन सीमा पर प्रमुख टकराव के जो बिंदु हैं उन पर चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं, समझे बात को, उनको एक एक करके आप सुनिएगा। देपसांग मैदान की बात होती है, यह क्षेत्र लद्दाख के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है और अतीत में चीनी सैनिकों द्वारा घुसपैठ भी यहां पर देखी गई थी, समझ गए। तो आपसे पूछेगा लद्दाख जो का वह क्षेत्र जहां पर एक तरीके से चीन और भारत के बीच घुसपैठ हुई थी, या वह कौन से प्रमुख टकराव बिंदु हैं और कहां पर है, ये प्रश्न यहां से आपको बनेंगे। डेमचोक की बात होती है तो उत्तर पूर्वी लद्दाख ये भी है, भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद है। पैंगोंग झील बच्चों बिल्कुल 100% पढ़ के जाना, यह क्षेत्र दोनों के बीच में एक प्रमुख विवाद बिंदु रहा है। यहाँ चीनी क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं यह स्थिति बदलने का जो है प्रयास करा जा रहा है। गोगरा और हॉट स्प्रिंग की बात हो रही है, ये भी पूर्वी लद्दाख में स्थित है और हाल ही के वर्षों में यहाँ भी गतिरोध हुआ। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जो है इससे पूर्वोत्तर भारतीय राज्य पर चीन अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा करता है। बेसिकली यही जो है ना मैं आपको बताऊं, ये 5 फिंगर्स मानता है चीन अपने, ऐसी कुछ गदेली आपको एक मैंने बताऊंगा कभी करके, फिंगर जो है, फिगर लिख जा रहा है 5 फिगर नहीं, चलो 5 फिंगर। मतलब ये जो है ना, आप जब कुछ चीन को देखोगे तो चीन क्या कहता है, आप ऐसे समझ लो कि ये आपका हाथ हो गया, समझ गए बात को। तो ये हाथ के इस तरीके से अब ये हाथ बनेगा कि डायनासोर, हाँ वो चाइना का पंजा ही बन जा रहा है, समझ लो ये। तो ये जो है ना ये तिब्बत वाला एरिया हो गया, और तिब्बत वाले एरिया के बाद ये सारे पॉइंट्स हैं 5, समझ गए बात को। इन पर चीन जो है ना, हाँ 5 हो गए ना, हाँ चीन इन पर जो है कहीं ना कहीं बोलता है ये है हमारे हिस्से, समझे बात को। हालांकि इस पर भारत भी अपना व्यापक या कड़ा प्रतिरोध जमाता है हमेशा, और एक दिन की बात नहीं, समझ गए बात को। तो ये डिटेल्स जो है आप इसको पढ़ लेना। एलएसी पाकिस्तान के जो है एलएसी की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात, पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा से कैसे भिन्न है, समझना मेरी बात को। तो नियंत्रण रेखा का उद्भव कश्मीर युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1948 में तय हुए युद्ध विराम के तहत हुआ था। 1972 में दोनों देश के बीच शिमला समझौता, देखो शिमला समझौता पे चर्चा मैंने क्लास पे कर दी है आपको, आई थिंक 360 एंड सेलेक्टिव में, तो वहां भी पढ़ लेना। तो 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है, शिमला समझौता हो रहा है। इसे एलओसी के रूप में नामित किया गया था। इसे दोनों सेनाओं के डीजीएमओ के द्वारा
हस्ताक्षरित और मानचित्र पर चित्रित किया गया था और इसे कानूनी समझौते को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। मतलब ये वह रेखा है जहां पाकिस्तान हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए, हम पाकिस्तान के उस साइड नहीं जाना चाहिए। एलओसी केवल एक अवधारणा है और इस पर जो है दोनों देशों के बीच सहमति नहीं है। मतलब एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भारत और पाकिस्तान सहमत है, एलओसी पर सहमति किसी ने नहीं दर्ज करी है, इसीलिए जो है इस पर विवाद आपका उत्पन्न होता रहता है। ये जो है भारत का विभाजन है, उत्तरी भारत का मैदान जो मैंने आपको बोला था, नॉर्थ प्लेन ऑफ इंडिया, जिसके अंतर्गत देखो राजस्थान आता है, पंजाब हरियाणा का मैदान आता है, उत्तर भारत का मैदान आता है, असम वाला एरिया आता है बच्चों। उसके साथ भारत की जली सीमाओं का भी वर्णन मैंने कर दिया है, इनको ध्यान से देखो, ध्यान से समझो क्या है। देखो टोटल वाटर बाउंड्रीज की बात हो रही है, मतलब भारत की मुख्य आप एक तरीके से जली सीमा की बात कर लें। किसकी बात कर लें? जली सीमा की। ये कितनी है बच्चों? 7516.6 किलोमीटर है। समझ गए बात को, जिसमें 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि प्लस डीपी भूमि की बात आई। 9 राज्य अपन ने बोले थे जिनकी जली सीमा जो है वो हो गई, जिसमें से लार्जेस्ट आपको पता है गुजरात की और सबसे छोटी किसकी है? गोवा की। दमन दीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी, इन सब की मिलाकर जो है ये सारी चीजें बनती हैं, तो टोटल ये हो गया। अब यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इनके तट जो हैं जिन पर चर्चा हमेशा बनी रहती है, तो जैसे काठियावाड़ की बात हो गई, कोकण की हो गई, कनेरा तट की बात हो गई, मालाबार तट की बात हो गई, ये अरब सागर का हिस्सा है, या भारत के एक संदर्भ में समझ लीजिए पश्चिमी जो है भारत का हिस्सा माने जाते हैं। वहीं आपका यहाँ से जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की बात होती है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से लेकर आप समझ लीजिए उत्कल तट, महानदी, नॉर्दर्न एक तरीके से तट की बात हो गई, उत्तर सरकार की बात हो गई, पुलिकट झील की बात हो गई और कोरोमंडल की तट की बात हो गई। तो कौन सा कहां से कहां तक विस्तारित है, एक प्रश्न ये बनाता है एग्जामिनर आपको। दूसरा प्रश्न इनका क्रम पूछ लेता है, दूसरा प्रश्न ये आपसे यहां से बनता हुआ दिखता है। तीसरा एग्जैक्ट लोकेशन पूछ लेता है, जैसे पुलिकट झील की एग्जैक्ट लोकेशन किसके बीच में है, तो आप कहां पर बताओगे वो आपको फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं ये जो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं, भूगोल के जो क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको अपना दिमाग आंख दोनों खुली रखनी होगी, तब जाके आपके आंसर सही जाएंगे एग्जाम वाले दिन। अब उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे द्वीपों की चर्चा हुई है, पर मैं आपको 2 द्वीपों की चर्चा करूंगा। भारत के संदर्भ में प्रश्न बनाता है कि भारत में जो ज्वालामुखी हैं उनके संदर्भ में जो है चर्चा ज्यादा हो रही है। समझ रहे बात को? ज्वालामुखी द्वीप के संदर्भ में तो भारत में 2 प्रमुख ज्वालामुखी माने जाते हैं बच्चों, एक माना जाता है बैरन और दूसरा माना जाता है नारकोंडम। जिनकी चर्चा होगी वो कौन कौन से हैं? एक है आपका बैरन और दूसरा है आपका नारकोंडम। कहां पर है? अंडमान द्वीप समूह में एक तरीके से। कब से सक्रिय है? 2017 से, और ये तो भैया सोता हुआ है, अर्ध सुषुप्त माना जाता है। समझ गए बात को? तो आपसे पूछे भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, आप बोलोगे बैरन है। क्या है? बैरन है। कहाँ अवस्थित है? बैरन से याद रखो बीच में, बैरन से याद रखो बीच में, तो मध्य अंडमान का हिस्सा है। समझ गए बात को? कहाँ का हिस्सा है या कहाँ पर पाया जाएगा? मध्य अंडमान में। देखो यहाँ बैरन द्वीप अंडमान सागर में स्थित एक द्वीप है जिस पर बैरन ज्वालामुखी का प्रभुत्व है, जो दक्षिण एशिया में एकमात्र पुष्टिकृत सक्रिय ज्वालामुखी है। पुष्टिकृत मतलब यहाँ पर देखो, अभी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, गोवा स्थित राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान के शोधकर्ता के अनुसार भारत का एकमात्र सक्रिय अंडमान जो है निकोबार द्वीप में जो स्थित है वो है आपका बैरन। समझ गए? वो कौन सा है? आपका बैरन। और ज्वालामुखी और सुमात्रा से म्यांमार तक की ज्वालामुखी श्रृंखला एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये देखो बैरन आइसलैंड, ये लिखा हुआ सबसे सक्रिय है 2017 से। समझ गए बात को? नारकोंडम अंडमान सागर में स्थित एक छोटा ज्वालामुखी द्वीप है जो कहीं ना कहीं बहुत पुराना अर्ध सुषुप्त माना जाता है, मतलब अब बहुत समय से ये जो है एक जलता हुआ नहीं है, ऐसा समझ लो। नारकोंडम नाम तमिल शब्द नरक कुंडम से लिया गया है जिसका अर्थ है नरक का गड्ढा। समझ गए? ज्वालामुखी में आपको भी पता है जो भी जाएगा वो जिंदा तो आने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं होता है मेरे हिसाब से। समझ गए बात को? तो इस आधार पे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के समक्ष मैंने ज्योग्राफी की एक महत्वपूर्ण क्लास आपको दे दी। आई होप आपको मजा आया होगा, आपने एंजॉय करा होगा सेशन को, और यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो हमारा आज का, तो इसे अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। आप ज्यादा से ज्यादा इसे रिवाइज करके जाएं एग्जाम के दिन। मैंने लगभग मान के चलें यदि मोटे तौर पे 8-7 इस तरीके से यदि क्वेश्चन को काउंट करूंगा तो अकेले इस टॉपिक में ज्योग्राफी से बनने वाले कम से कम आपको 50 प्रश्नों पे चर्चा करी। अब 50 के 50 यहां से उठ के नहीं आने वाले हैं,
1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएंगे। तो 1, 2, 3 भी कम नहीं होते ना। एक क्लास में 3 प्रश्न यदि मिल जाएं तो कोई छोटी बात है क्या। निर्णय आपका है, डिसीजन आपका है। स्वागत हमारे घर पर है। कुश IAS एकेडमी में आपका हृदय से स्वागत है। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत नॉमिनल फीस है, 299 रुपए का। रिचार्ज भी महंगा है, आपको पता है आज के ज़माने में। तो लिंक पर क्लिक करें, फटाफट जुड़ जाएं। इसी के आधार पर मैं अतुल कुमार गर्ग विदा लेना चाहूँगा आज आपके से। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पे, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत और बहुत धन्यवाद। मित्रों तक शेयर करना ना भूलें।